अगर हम एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज अ स्टेट अभी तक अपना पर्पस ही क्लियर नहीं कर सके, तो अगर हम लोग क्लियर नहीं हैं और हमारी यूथ अगर अपने कंट्री के पर्पस के बारे में क्लियर नहीं, तो समझ लें कि वी आर नॉट ओरिएंटेड प्रॉपरली। किसी भी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट जो है या उसके नेशनल इंटरेस्ट वो आपको क्लियर होने चाहिए। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप कभी भी किसी बड़े ओहदे पे पहुंचकर उसको प्रॉपरली आप सर्व नहीं कर सकते। नेशनल इंटरेस्ट जो है ना जी, वो 4 किस्म के हैं। एक इंटरेस्ट है जिनको कहते हैं वाइटल इंटरेस्ट, एक है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, फिर हैं इंपॉर्टेंट, और फिर पेरिफेरल इंटरेस्ट। पेरिफेरल इंटरेस्ट जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल इंटरेस्ट होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है। कश्मीर हमारा टेरिटोरियल इंटरेस्ट है, तो वो जो टेरिटोरियल इंटरेस्ट किसी का होता है ना, वो वाइटल आता है नंबर 1। पाकिस्तान बहुत बड़ा कंट्री है, इट्स अ बिग इकोनॉमी, बिग कंट्री, इसको इस तरह डीवैल्यू मत करें। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ना जी, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। बेसिकली ये एक्टिविटी है, लेक्चर काम है आज इसमें एक एक्टिविटी हम कराएंगे। दिस इज़ रिगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो किसी भी कंट्री के, बेसिकली किसी भी मुल्क के 2 चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने आज तक ये, क्योंकि थोड़ा सा इस पे डिस्कशन नहीं होती इंस्टीट्यूशंस में, और प्रोफेशनल लेवल पे होती है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस पे डिस्कशन नहीं होती, लेकिन होनी चाहिए। दैट शुड बी अ मस्ट स्टडी फॉर ऑलमोस्ट ऑल द इंस्टीट्यूशंस। 2 चीज़ें जो है ना वो आपकी बेसिक्स हैं किसी भी कंट्री की। वन इज़ द पर्पस, द अदर वन इज़ द इंटरेस्ट, ठीक है। हर कंट्री का एक पर्पस होता है। कोई भी मुल्क बना ना, तो उसने चलना है ना, तो उसने कोई ना कोई अपना मोटो, स्लोगन, उसको इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं, उसने अपना कोई ना कोई पर्पस डिसाइड करना है। अगर किसी कंट्री को अपना पर्पस ही नहीं पता, तो वो उसका फिर चलता तो शायद वो रहे, क्योंकि मुल्क जो होते हैं, स्टेट्स जो होती हैं, वो बहुत बढ़िया एक सिस्टम होता है, वो चलता रहता है। लेकिन उसके लिए अचीवमेंट करना और प्रोग्रेस करना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, जो हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है, आपको भी होनी चाहिए ये। क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है ना, अगर उसको अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता, तो उसके लिए प्रोग्रेस करना बड़ा मुश्किल है। यानी मेरा दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि द पीपल आई हैव seen progressing very early in life, they had one thing clear in their minds, that what is the purpose of life. उनको अपनी लाइफ का पर्पस मैंने देखा पता है, जिन्होंने अर्ली सक्सेस ले ली लाइफ में, ठीक है। यानी आपकी एज तक वो रिकग्नाइज हो गए कि यार दिस पर्सन, ये लड़का या ये लड़की, दिस बॉय, दिस गर्ल इज गोइंग टू डू दिस। अर्ली सक्सेस। लेटर लाइफ में जो सक्सेस होती है, उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारा टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी लक फैक्टर, सर्कमस्टांसेस आपको उधर लेके जा रहे होते हैं। लेकिन जिनको मैंने देखा ना कि 20-22 साल की उम्र में हमने देखा कि यार ये तो इसने तो अब ये इसकी डायरेक्शन सेट हो गई, 25 साल की उम्र में वो प्रोग्रेस कर गया। उसको और उसमें और हमारे में ये फ़र्क था कि उसको क्लियर था कि मैंने क्या क्या करना है, ठीक। वो कुछ भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि अमेरिका जाना है यार बस। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो बेचारा अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई 2-2.5 साल पहले। वो जब हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, तो उसके ऊपर उस ज़माने में अमेरिका जाने का सिलसिला जो था ना शुरू हुआ था एन मैस। तो लोग कहते थे यार अमेरिका जाना चाहिए और बाहर जाना चाहिए, यूरोप जाना चाहिए। तो अमेरिका वॉज नंबर 1 कंट्री एट दैट मोमेंट। तो वो जो था ना, ही वॉज क्रेजी अबाउट दैट। यानी हमें पता ही नहीं था कि हमने ये लाहौर से बाहर कैसे जाना है। तो वो कहता था यार बस अमेरिका जाना है, बस यार, हर वक्त वो यही बात करता था। तो हम तो भी सोच ही रहे थे कि यार हमने डॉक्टर बनना चाहिए, कि इंजीनियर बनना चाहिए, कि आर्मी में चले जाना चाहिए, या ये CSS कर लेना चाहिए। अभी हम ही वॉज सर्टन अबाउट वन थिंग कि यार मैंने अमेरिका जाना। तो वो मैं कहता होता था कि मुझे तो ख्वाब भी अमेरिका के ही आते हैं। मैं ख्वाब में मोटरसाइकिल चला रहा हूँ ना, तो मैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। तो हम कहते थे तूने न्यूयॉर्क नहीं देखा? वो कहता था फिल्मों में देखा हुआ मैंने। तो अल्टीमेटली ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हमारे सारे ग्रुप में से हु लैंडेड अप इन अमेरिका। 3 दफ़ा उसको रिजेक्ट हुआ वीज़ा, लेकिन वो लगा रही, वो सो डिटरमेंट कि उसी रिजेक्शन के साथ वो जाता था। फिर उनको अल्टीमेटली उसने उसको पूछा, जिसने भी इंटरव्यू करना था, कि यार तुम्हारा क्या मसला? उसने कहा मुझे तुम करते रहोगे, मैंने जाना ही जाना है। उसने उसको किया और उसने उधर से जाके फ़ोन किया, मैं यार मैं पहुँच गया हूँ इधर।
तो वो आगे आगे उसने अपने जो भी था उसकी डेस्टिनी थी उधर, तो वो बहुत उसने प्रोग्रेस की, माइक्रोसॉफ्ट में चला गया, ये वो चला गया, बट देन ही गॉट कैंसर और फिर उसको बेचारे को 2.5-3 साल पहले 4 साल पहले उसकी डेथ हो गई। तो वो मैंने उसको देखा, कुछ और लोग भी थे, बट उसको मैंने देखा कि यार उसको पहले दिन नहीं पता, फर्स्ट ईयर में इसको पता था कि अमेरिका जाना। हमें ये रियलाइजेशन होते होते कि मैंने क्या करना है, इट टुक अबाउट 15-20 मोर ईयर्स, यानी आई वॉज क्लियर अबाउट द थिंग्स एट द एज ऑफ अबाउट 30+। तो मुझे पता था कि यार अब मैंने ये करना, उसको उसी वक्त पता। तो पर्पस जो है एक इंडिविजुअल का भी इसी तरह होता है, और कंट्री का पर्पस होना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट अगर हम एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज अ स्टेट अभी तक अपना पर्पस ही क्लियर नहीं कर सके, है तो सही, क्योंकि जब कंट्री बनता है तो उसी वक्त उसके साथ पर्पस भी उसका साथ ही आता है। तो अगर हम लोग क्लियर नहीं हैं और हमारी यूथ अगर अपने कंट्री के पर्पस के बारे में क्लियर नहीं, तो समझ लें कि वी आर नॉट ओरिएंटेड प्रॉपरली। हमारी ओरिएंटेशन ही ठीक नहीं, हमें पता ही नहीं है कि मैंने पहुंचना किधर है कल को। ठीक है, तो एक पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आपका जो इंटरेस्ट होता है, जिसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। किसी भी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट जो है या उसके नेशनल इंटरेस्ट, वो आपको क्लियर होने चाहिए। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप कभी भी किसी बड़े ओहदे पे पहुंचकर उसको प्रॉपरली आप सर्व नहीं कर सकते। आइडियली स्पीकिंग, आपको पता ना कि जो स्टडी होती है ना वो आइडियल्स पे चलती है। कुछ लोग जो स्टूडेंट्स को मैं बातचीत करता हूँ तो लगता है कि यार ये बड़ा कोई आइडियल सी बातें करी जा रहे हैं सर, तो लाइफ में तो इस तरह नहीं होता। इनको तो शायद पता ही नहीं है कि बाहर तो चक्करबाजी चल रही है सारी, पागल। मुझे पता है अच्छी तरह, मैं शायद आपसे ज़्यादा उसमें फिरा हूँ उन सारी चीज़ों में। लेकिन डॉक्टर किसी को बनाना है ना, तो उसको ये, अगर आपने किसी को डॉक्टर बनाना है तो उसको किताब के सामने रख के और उसको प्रैक्टिस ये तो नहीं करवाई जा सकती, फिक्र ही ना कर यार तू जड़ा मर्जी टीका ला दी तो रोज़ बंदे मार रहे हैं। आपने उसको आइडियल पे पढ़ाना है, उसका एक प्रोटोकॉल उसको आपने सिखाना है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये करना है। डॉक्टर से मिस्टेक, आपको पता है ना, डॉक्टर से मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि उसकी मिस्टेक का मतलब है डेथ, अगला किस्त नहीं है। टीका उसने गलत लगाया ना, आते हैं डॉक्टर के तो हम बड़ा कहते हैं। तो मेरी अपनी वाइफ क्योंकि डॉक्टर है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि यार ये इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए कि डॉक्टरों को पकड़ के तो इस तरह कर देते हैं, मारते हैं लोग पकड़ के समटाइम्स। और वो ये हमेशा शी इज़ ऑलवेज फॉर दैट, वो कहती नहीं इसने गलती की कैसे है। तो मैंने उससे बड़ी डिस्कशन हुई, तो उसने कहा कि इतनी सेट प्रोटोकॉल है, इसकी इतनी प्रैक्टिस है कि हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर से गलती हो। जिसने की है उसको वाकई निकाल देना चाहिए इस कम्युनिटी से, बिकॉज उसने इंजेक्शन गलत लगाया तो अगले का तो बच्चा मर गया ना। तो वो कह, मैं उसको कहते यार गलती से लग गया, उसको मार्जिन दो। उसको कहते नहीं ये मार्जिन नहीं, डॉक्टरी से नहीं, ये डॉक्टरी में मार्जिन नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। आंखें बंद करके भी डॉक्टर करेगा तो वो उसका प्रोटोकॉल उसने फॉलो करना है ना। तो जो ही उसने ये सोचा कि चलो यार आज ऐसे कर ले, इसका मतलब है कि उसने अगले की लाइफ रिस्क पे लगा दी, तो ऐसे नहीं करना। सेम इज़ द केस विद ड्राइवर, सेम इज़ द केस विद द पायलट्स। ठीक है ना, तो पायलट से आप ये नहीं कह सकते कि चलो यार आज ज़रा रिलैक्स होकर जहाज़ चला लें, कोई बात नहीं। तो वो जहाज़ गिर जाता है, 300 बंदा मर जाता है, एक भी नहीं बचता उसमें से, 1-2 बच जाते हैं बेचारे। आजकल ये 2-4 ऐसे हुए हैं कि जिसमें 1-2 बंदे बच भी गए। तो ये जो नेशनल पर्पस है और नेशनल इंटरेस्ट है, जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो लाइफ में आप जो रोल हम समझते हैं, जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं मौका मिले तो आपको प्ले करना चाहिए, तो उसमें आप यू हैव नॉट टेकन द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट, जो मैं समझता हूँ। तो पाकिस्तान में अगर रहना है और पाकिस्तान का कर, तो ये बाहर जो सिलसिले चल रहे हैं उससे हटकर आपने ये बात समझनी है यहाँ पर बैठ के। यहाँ पर आइडियल्स की बात ही हो सकती है, उससे आप जितना भी डिविएट करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर बंदा सर्व कर ही देता है, राइट। तो नेशनल इंटरेस्ट इज़ द टॉपिक, उसकी एक्सरसाइज मैं करवाऊँगा। लेकिन जो मैंने आपको लेक्चर देना है उसमें पहले मैं कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको बताऊँगा एक चीज़ के नेशनल पर्पज़ कैसे होता है, या उसको किस तरह देखना चाहिए। अब वो क्योंकि आपके थोड़ा सा आपके अपने जो एज है, जो आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, जो आपकी एजुकेशनल बैक, उससे ज़रा थोड़ी सी अप चीज़ है, तो वो मैं आपको बना बनाया ही दिखाऊंगा। यही मेरा वो लेक्चर होगा कि मैं आपको बताऊं कि नेशनल पर्पस क्या होता है और कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ एन एक्सरसाइज। ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो बहुत सारी जगह पे करवाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी करवाया जाता है और प्रोफेशनल्स को ही करवाया जाता है। वो स्पेशली दोज हु आर डीलिंग विद दी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जैसे CSS करके लोग आ जाते हैं, वो जो ग्रुप्स बनते हैं, आर्मी में जाते हैं और भी इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे ये करवाया जाता है कोर्स। तो उसमें मैं आपको वो बताऊंगा कि नेशनल पर्पस जो है ये कैसे डिसाइड किया, तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पर्पस में क्या क्या चीज़ डाली जा सकती है। ठीक है, तो वो अदरवाइज़ अगर मैं आपको करवाऊँ, देने के लिए दूँ, तो वो आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद एक नेशनल
इंटरेस्ट जो हैं वो डिसाइड आप लोगों ने करने हैं, मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ग्रुप्स बना दूंगा 4-4 के, आप लोग बैठ के करेंगे। तो हम अगले लेक्चर में भी उसको चेक कर सकते हैं, अगर आपने जल्दी कर दिया तो यहीं पे उसको चेक करके मैं थोड़ा बताऊंगा कि ये इस किस्म का वो, दैट इज़ द एक्सरसाइज आई वांट यू टू गो थ्रू एंड सो दैट यू शुड क्लैरिफाई विद इन योर माइंड्स कि ये पर्पस और इंटरेस्ट क्या चीज़ होता है, राइट? ओके। तो बेसिकली सबसे पहले जो है ना हम समझ लें कि अगर आपने ये एक बना हुआ है नेशनल पर्पस, एक एक्सरसाइज कहीं पे करवाई गई कोर्स में, तो एक ग्रुप ने ये उसका नेशनल पर्पस बनाया, ठीक है, नेशनल पर्पस बनाया। उसमें उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बनाया ना वो मैंने आपसे शेयर किया, ये उनका बना हुआ डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि नेशनल पर्पस अगर उसने किसी ने डिसाइड करना है तो उसका एक स्टार्ट उससे कर दिया, एक कोटेशन दे दी। कोटेशन किसकी होनी चाहिए? वो जाहिर है दो ही लोग हैं जो हमारे, अब हम उसमें आ जाए ना पाकिस्तान के उस पर्सपेक्टिव में, तो देर आर 2 पीपल, ग्रेट पीपल, जिन्होंने सारा परसीव किया सारा। एक अल्लामा इकबाल है, कायद आज़म, एंड कायद आज़म स्टैंड्स एट द टॉप। तो कायद आज़म की एक स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इज इन द ब्लड ऑफ द मुस्लिम्स हु लुक अपॉन कंप्लीट इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड एंड बिलीव इन फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। ये स्टेटमेंट उन्होंने चूज़ की। आगे आपको जाके आइडिया होगा कि इस स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है स्टेटमेंट, ठीक। तो नेशनल पर्पस एंड इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान में इंट्रोडक्शन टाइप आपने दे दिया कि पाकिस्तान बना, उसमें केम इनटू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोलॉन्ग स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रगल की, और ये एक इंट्रोडक्शन टाइप आप समझ ले बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एम आ जाता है कि एम इसमें क्या है इस एक्सरसाइज का। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए टू फॉर्मुलेट द नेशनल पर्पस एंड इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ किसकी, किस में हम बनाएंगे। अगर हमने अपने कंट्री का पर्पस या इंटरेस्ट डिसाइड करना है तो किस चीज़ की लाइट में होना चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि इट्स अ इस्लामिक कंट्री, तो आपको इस्लाम की रोशनी में बनाना पड़ेगा। और उसमें क्या होगा, एंड नेशंस कोर वैल्यूज़ होंगी, उसमें इस्लाम आ गया, कोर वैल्यूज़ आ गए, कल्चर आ गया, अंडर प्रिवेलिंग ग्लोबल, रीजनल एंड डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। आप ग्लोबल, रीजनल और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को आप निकाल के अपना पर्पस डिसाइड नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर डिसाइडिंग दी पर्पस। तो आगे हम चले जाते हैं, ये भी उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि नेशनल पर्पस इज अ रिफ्लेक्टिव ऑफ नेशनल एस्पिरेशंस, डिजायर्स एंड बिलीव्स ऑफ इट्स पीपल। नेशनल पर्पस क्या होता है? जो आपकी लोगों की जो डिज़ायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं, जो उनके एम्स हैं लाइफ के, जो वो लाइफ से चाहते हैं, और इसके अलावा उनके जो बिलीफ हैं। यानी एक मुल्क जो 99% मुसलमान हैं जहाँ पे, वहाँ पे आप क्रिश्चियनिटी का पर्पस नहीं डाल सकते। इसी तरह जो कल्चर को भी आपको जहन में रखना पड़ता है किसी का पर्पस डिसाइड करने के लिए, और लोगों की ख्वाहिशात को भी जहन में रखना पड़ता है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, द पर्पस ऑफ अ नेशन इज रिफ्लेक्टेड इन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसमें वो पर्पस आपका रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप चीज़ें लेते हैं। फिर ये एक एक्सरसाइज है, यानी अगर मैं आपको कहता कि नेशनल पर्पस आप बनाए बैठे, तो इस किस्म की शायद आप एक्सरसाइज करते। ये जस्ट आपको एक रिफ्लेक्शन मैंने दिखाना है। अब एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पर्पस क्या हैं जो उसमें डिसाइड किए गए, ठीक है। जिन्होंने भी ये बनाया उन्होंने ये डिसाइड किया। आपके भी माइंड में इस किस्म की पिक्चर होनी चाहिए कि नेशनल पर्पस के एलिमेंट्स क्या है। रिलीजन, सोशल कल्चर, हिस्टोरिक प्रिवेलिंग एंड फ्यूचर, और ये समझ लें कि जो एनवायरनमेंट है। तो रिलीजियस लीनिंग, यानी आपका जो मज़हब है उसका जो लीनिंग है, किस किस्म के आपके मजहबी ख्यालात हैं, किस किस्म का मज़हब को आप समझते हैं, सोचते हैं, वो आपके पर्पस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बगैर पर्पस नहीं बन सकता। इसी तरह बिलीव्स और वैल्यूज़, सिर्फ बिलीफ नहीं कि मैं अल्लाह पे हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह एक है और ये सारा तो बिलीफ हो गया, वैल्यूज़ भी हैं कुछ यहाँ की, या इस रीजन की, इस मुल्क की, इस मुल्क के लोगों की वैल्यूज़ भी कुछ है ना, उनको भी आपने पर्पस में डालना है तो पर्पस बनना है। इसी तरह आपकी हिस्ट्री भी कोई ना कोई होगी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आता है। विजन ऑफ, अब जिसने बनाया उसने भी कुछ विजन लिया ना। कायद आज़म ने, अगर हम कायद आज़म को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान समझते हैं तो उनकी स्टेटमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या सोचते थे, वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। उसके बगैर आपका पर्पस नहीं डिसाइड हो सकता। इसी तरह आपकी सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, कि सिर्फ कायद आज़म के विजन पे नहीं हम चल सकते, एक सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट भी है हमारी, उसको भी बीच में रखना है। और इसी तरह फिर नेशनल पावर पोटेंशियल, जो आपकी नेशनल जितनी भी आपकी मशीनरी है, जो भी आपकी अगर आर्मी है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपके रिसोर्सेज हैं, उनको भी आपने जहन में रखना है।
तो ये सारा कुछ जो है ये एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पर्पस होते हैं, उसको आप जहन में रख के कि यार ये एलिमेंट्स अब पर्पस बनाना है। तो ये अब हम बेसिकली मैं आपके साथ मिलके पाकिस्तान का एक पर्पस आज हम बनाने लगे हैं कि जी ये पर्पस है हमारे हिसाब से। स्टेट जो मर्जी बनाए हम खुद बना रहे हैं, समझ लें आप और हम मिल के बना रहे हैं। इसी तरह कोर वैल्यूज़ फिर हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कोर वैल्यूज़ फॉर फॉर्मुलेटिंग नेशनल पर्पस पाकिस्तान, दी पैनल जो भी है आप समझ लें ये सारा पैनल है, हम खुद नहीं, ये तो किसी ने बनाया हुआ है ना। तो उसमें उन्होंने ये कोर वैल्यूज़ डिसाइड की। उन्होंने डिराइव द कोर वैल्यूज़ फ्रॉम द होली कुरान एंड फ्यू डॉक्यूमेंट्स एज फॉलोइंग। ये उन्होंने कोर वैल्यूज़ निकाली। जब आपको मैं कहूँ यार हमारी कोर वैल्यूज़ क्या हैं तो आप ब्लैंक हैं, लेकिन ये आपके लिए सामने सॉल्यूशन रख दिया ताकि आप फ़ौरन उस पर समझ जाएं कि कोर वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी। आपको हिस्ट्री से, इस्लाम से मिलेंगी। आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएंगे, अपनी हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको कोर वैल्यूज़ मिलेगी। इसी तरह नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम, ये जो आपका है जो हम तराना पढ़ते हैं, ये ऐसे नहीं बना हुआ कि एक बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा तो एक बंदे ने उठ के कहा यार कितनी ज़बरदस्त नज़म लिखी है यार, इसको बना दें। उसके एक एक वर्ड को आपने ऑन किया है तो फिर वो तराना है हमारा। इसी तरह दुनिया का तराना होता है। हर मुल्क में जो होता है तराना होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसीलिए तो कहते हैं जो ही तराना होता है सारा मुल्क खड़ा हो जाए। यानी वी कैन नॉट सिट, हम लीगली समझ लें, कॉन्स्टिट्यूशनली समझ लें, तराना शुरू हो जाए तो एवरीबडी हैज़ टू स्टैंड अप, उसके बाद एहतराम में खड़ा होना है। तो उसका एक एक वर्ड जो है वो डिसाइड किया जाता है कि यार ये वर्ड इसमें इस तरह है। तो तराना एक छोटी चीज़ नहीं होता, वो भी सोर्स है आपका। अगर आपने वैल्यूज़ निकालनी है, आपने कहाँ से निकालनी है? तराने से निकालनी है, इस्लाम से निकालनी है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये उसकी कोर वैल्यूज़ है। इसके अलावा द कोर वैल्यूज़ फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड प्रीवियसली, और ये जिस तरह था उसमें आप समझ लें कि द इस्लामिक टीचिंग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। तो एक तो कोर इस्लामिक वैल्यूज़ हो गई। कोर इस्लामिक वैल्यूज़ में आप जो, यानी ये मैं पहले तो हमने उसकी बात की ना इस्लाम की, तो इस्लाम के अंदर फिर कोर उसकी जो वैल्यूज़ ढूंढनी है तो उसका हमने क्या तरीका निकाला। हमने उसमें देखा कि इस्लाम से कौन से डॉक्यूमेंट्स उठाएं जहाँ से हमें मिलेंगी। तो उसमें हमने सबसे पहले मिसाक मदीना, जो प्रॉफिट ने, आपको पता है मिसाक मदीना किया था, एक जो उन्होंने सुलहनामा किया था, तो उसको आप रखेंगे तो पता लगेगा यार प्रॉफिट ने इस्लाम को इस तरह बताया। क्यों मिसाक मदीना क्यों हम ले गए उसमें? क्योंकि उन्होंने उसमें बताया कि ये दूसरों के साथ रहने का तरीका क्या है, क्या क्या रूल्स होने चाहिए उसके रहने के, ताकि हम उस कंट्री के कोई रूल्स बना सकें। दूसरों के साथ रहना ना, हमने अलग तो नहीं रहना। मिसाक मदीना। इसी तरह लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट, ये सबसे कार्डिनल हमारी चीज़ है कि प्रॉफिट ने जब अपना आखिरी खुतबा दिया तो उसमें जो बातें की वो हमारे लिए वैल्यूज़ है ना, जो जो उन्होंने कहा। इसी तरह इस्लामिक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो है लेकिन इस्लामिक डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, ताकि क्योंकि हमने एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम बनाना चाहते हैं जहाँ कर रहे। और फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो ये उसमें कोर इस्लामिक वैल्यूज़ आपको इन चीज़ों से मिल जाएंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंसल्ट करके ये बना हुआ है। आपको जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये पूरे समझ लें महीने की एक्सरसाइज है, बड़े सीनियर लोगों ने बैठ के की हुई एक्सरसाइज। इसी तरह हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, विजन ऑफ फाउंडिंग फादर, नेशनल एंथम और वो नेशनल मोटो, एम्बलम, एम्बलम भी है एक पाकिस्तान का जब आता है ना, जिस पे क्या लिखा होता है उस एम्बलम पे, यकीन मुहक्कम, ईमान, इंतहा, तंजीम, ये सारा जो ना ये एम्बलम है हमारा, इसके ऊपर वो लिखा हुआ। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं। वो इस तरह नहीं जो मर्जी लिख दो, किसी एक बंदे ने बैठ के वो कोई पोइट्री नहीं की हुई, उसके ऊपर पूरी डिस्कशन हुई है कि यार ये क्या लिखना है, ईमान किससे हो सकता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं, जो कायद-ए-आज़म ने बेसिकली कहा था कि ये होगा पाकिस्तान का कार्डिनल प्रिंसिपल, तो उससे वैल्यूज़ आपकी निकलेंगी। तो उससे अगर आप देखें तो हमने ये, मैंने वो जो सारा लिखा हुआ है ना, इसके सारे वो तफसील लिखी हुई है इस पेपर के ऊपर बीच में, तो आप थोड़ा सा उसको कंसल्ट भी करें। लेकिन उससे हमने निकाल के, इन सारी चीज़ों से निकाल कर हमने जो है ना क्या निकाला, कॉमनैलिटीज़ इन दी कोर वैल्यूज़। हमने ये सारी कोर वैल्यूज़, इस्लामिक विजन, फाउंडिंग फादर का विजन, डेमोक्रेसी का विजन, सब से निकाल के हमने उसमें से कॉमन चीज़ें निकालनी कि वो कौन सी चीज़ें जो इन सारी चीज़ों में कॉमन है। इस्लाम ने भी ये कहा, कायद-ए-आज़म ने भी ये कहा, हमारी हिस्ट्री भी यही बताती है और हमारा कल्चर के मुताबिक भी यही बात है। वो सारी कॉमनैलिटीज़ हमने निकाली। तो वो कॉमनैलिटीज़ में क्या, फाउंडिंग फादर ने क्या क्या बातें की, उन्होंने इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन एंड फ्रीडम, ये कायद-ए-आज़म इल्लामा इकबाल की स्टेटमेंट से ये चीज़ें निकाली हुई हैं कि जी ये बातें उन्होंने की हैं बार बार। रेजोल्यूशन क्या है हमारी,
डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस। इस्लामिक वैल्यूज़ क्या कहती है? इस्लामिक वैल्यूज़ में आप देखें वो फ्रीडम की बात करता है इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है, अरबी को अजमी पर उस पर प्रॉफिट की हुआ है। इसी तरह फ्रेटर्निटी की बात करता है, दूसरे के साथ रहना है तो अच्छे तरीके से रहना है, मिलजुल कर रहना है, सुलह सफाई से रहना है, सुलहजू होना चाहिए। ये तो ये इस्लाम से चीज़ें निकली। सोशल जस्टिस की बात करता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की इस्लाम बात करता है। कोटेशंस हैं जो इसमें कोट भी की हुई हैं, ठीक है, इसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन की भी और उनकी सारी। इसी तरह अगर अब डिफरेंट कंट्रीज़ का हम देख लेते हैं कि ये तो हमारा है, डिफरेंट कंट्रीज़ क्या चीज़ फॉलो करती हैं, किस चीज़ को वो इंपॉर्टेंस देती हैं, तो उधर से हमने जब निकाला उसमें लिबर्टी आप समझ लें कि अमेरिका से पूछे तो कहता है ये लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करता है, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। ओनली कनाडा एंड इजराइल मेंशन द रिलीजन। 2 कंट्रीज़ हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन मेंशन होता है। कनाडा कहता है जी प्रेसिडेंट जो भी होगा क्रिश्चियन ही होगा और कोई दूसरा नहीं हो सकता, या जो भी रिलीजन की, और इसराइल की बात करता है। ये 2 ये हमने निकाल लिया सारा कि ये सारा। इन सब से जब हमने निकाला कि इन सब की जो कॉमनैलिटीज़ है तो वो क्या निकला? फ्रीडम, टॉलरेंस, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, फ्रेटर्निटी। ये हमने देखा कि ये जो लाइन है इसमें सारे की सारी चीज़ें कवर अप होती हैं। इस्लाम भी कवर होता है, फाउंडिंग फादर का विजन भी कवर अप होता है, इंटरनेशनल ट्रेडिशंस भी कवर अप होती हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव और वो भी सारा। तो ये हमने निकाल लिया कि ये कॉमनैलिटीज़ हैं। अब इसके ऊपर हम समझते हैं कि हमारा पर्पस बन सकता है हमारी कंट्री का, ठीक है। तो ये आ गया जी सोशो पोलिटिकल। लेकिन हमने ये देखा कि ये सारा कुछ तो कॉमनैलिटीज़ आ गई, तो क्या हमारी जो सोशो पोलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको हम ज़रा देख लें कि वो क्या है। हम वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि यार एक तरफ हमारा दुश्मन है इंडिया है, दूसरी तरफ इस पाकिस्तान का लोकेशन इस तरह की है, इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एक कम्युनिस्ट है, एक डेमोक्रेटिक है, एक इस तरह का है। तो सोशो पोलिटिकल एनवायरनमेंट को हम रीड कर लेते हैं साथ साथ, तो उसमें थोड़ा सा वो भी उसको भी कवर अप करते हैं पर्पज़ में। इसी तरह नेशनल पावर पोटेंशियल पाकिस्तान का हम देखते हैं कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के पास सी भी है, पाकिस्तान के पास लैंड बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है। ये हमारा सारा नेशनल पावर प्रोजेक्शन है। आर्मी है हमारी, हम एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी हमें मिलती है, हमें आर्मी भी रखनी है, साथ सिक्योरिटी की बात भी करनी है कहीं ना कहीं। यानी मतलब ये है कि इकोनॉमी देखें ना, मिलिट्री, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी डिफाइन द नेशनल पावर पोटेंशियल। तो हम ये देखते हैं कि इस किस्म का कंट्री है हमारा, तो ये भी हमने देख लेते हैं। नेशनल पावर पोटेंशियल भी देख लिया, जो जियो पोलिटिकल और रीजनल और ग्लोबल वो भी हमने सारी देख ली, साथ हमने वो कॉमनैलिटीज़ भी निकाल ली हुई हैं। तो उससे बन के फिर ये नेशनल पर्पस, हैविंग गॉन थ्रू द वैल्यूज एस्पिरेशन पैनल पर्पस फॉर, ये प्रपोज किया उन्होंने उस पैनल ने कि जी हमारे हिसाब से पाकिस्तान का नेशनल पर्पस ये बनता है, ठीक है। अब स्टेट क्या डिसाइड करती है, आप लोग अब इंडिविजुअली कभी काम करते हैं तो वो दैट, लेकिन एक इस तरीके से सारा करके आप एक कंट्री का नेशनल पर्पस निकालते हैं। तो इस एक्सरसाइज से जो नेशनल पर्पस निकाला गया वो ये है, अ सॉवरन प्रोग्रेसिव democratic state based on core Islamic values of freedom, tolerance, equality, fraternity, social justice and peaceful coexistence, ठीक है। ये नेशनल पर्पस हमने एक एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज करके, दिस इज द नेशनल पर्पस वी हैव कम अप विद, ठीक है। तो इस तरह की एक्सरसाइज स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए। आप भी कहीं पे इंडिविजुअली जब किसी लेवल पे पहुंचे तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का नेशनल पर्पस क्या है। तो वो जब भी कोई भी एक्सरसाइज करेगा तो इस सारी चीज़ को निकाल कर तो नेशनल पर्पस को हम निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव डन दी पार्ट 1, जो मैंने खुद ही आपको करवा दिया बेसिकली। जो एक्सरसाइज है वो तो करवाई जाती है बेसिकली ये ना, लेकिन हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हम डिसाइड करेंगे नेशनल इंटरेस्ट। वो आप लोगों ने खुद अपना एक एक्सरसाइज करनी है, ताकि वो उस जिस जगह पे मैं आपको लाना चाहता हूँ वहाँ पे आप आ जाए। अब आप आ जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। नाउ दिस इज दी अंडरस्टैंडिंग जो आपको क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इमर्ज्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम। मैंने बताया था वेस्टफेलिया, अगर आपको याद है मेरा लेक्चर, तो वेस्टफेलिया से नेशन स्टेट का आइडिया निकला, यानी एक नेशन और एक स्टेट होगी उसकी अलग। तो उससे जब एक नेशन एक स्टेट बन गई तो हर नेशन का फिर अपना इंटरेस्ट आ गया, तो उससे नेशनल इंटरेस्ट का आइडिया इमर्ज किया, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट आर स्टार्टिंग पॉइंट टू डिटरमिन national objectives of the formulation of national security policy and strategy. National interests are perceived aspirations and needs in relation to environment expressed as desired and state का जो
एंड रिजल्ट होता है या स्टेट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं वो बताते हैं आपको कि ये मेरे नेशनल इंटरेस्ट हैं जी, ठीक है। तो पाकिस्तान का क्या नेशनल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के कितने नेशनल इंटरेस्ट हैं, किस तरह है, ये आपके माइंड में थोड़ी सी चीज़ आनी चाहिए। हम आगे चलते हैं। नेशनल इंटरेस्ट जो है ना जी वो 4 किस्म के हैं। एक है वाइटल इंटरेस्ट। नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट को बहुत दफ़ा आपने सुना होगा लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है या किस तरह इसको समझा जाए। तो ये नेशनल इंटरेस्ट को समझने का बेहतरीन तरीका है कि नेशनल इंटरेस्ट बेसिकली 4 हिस्सों में आप उसको डिवाइड कर लें। एक इंटरेस्ट है जिनको कहते हैं वाइटल इंटरेस्ट, ठीक है। एक है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, फिर हैं इंपॉर्टेंट, और फिर पेरिफेरल इंटरेस्ट। पेरिफेरल इंटरेस्ट जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट हैं उसको पेरिफेरल इंटरेस्ट हम कह देते हैं, ठीक है। वाइटल इंटरेस्ट कौन से होते हैं? नाउ आई वांट योर इनपुट। कोई बताए मुझे कि व्हाट इज द वाइटल इंटरेस्ट, व्हाट शुड बी द वाइटल इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन। जिसके बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं होता, हाँ, जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। गुजारा तो हो सकता है, गुजारा उसके बगैर हो सकता है, यानी उस पे ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो सकते आप। नेशनल इंटरेस्ट होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है, वाइटल इंटरेस्ट, ठीक है। यानी उसको आप कहें ना, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान का कोई वाइटल इंटरेस्ट बताएं, कोई एक बताएं कि जी मेरे ख्याल में ये वाइटल इंटरेस्ट है। सारी जो इतनी बात आपने की है ना बड़ी लंबी, मेरे ऊपर से गुजर गई। थोड़ा सा क्लियर बोलो और ऊंचा बोलो। सर जो पानी आता है वो इंडिया से, वो पानी इंडिया से आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाटर इज वाइटल इंटरेस्ट, ठीक है। हमने उनको कहा है ना इंडिया को कि यार ये हमारा वाइटल इंटरेस्ट है, ये इसको बंद ना करना, हम हमला कर देंगे क्योंकि इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, ये वाइटल इंटरेस्ट है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी चाइना जो है ना, चाइना के साथ जो सी लगता है ना, जिसको आप चाइना के अंडर कुछ आइलैंड्स हैं जो जापान, चाइना, फिलिपीन और जो सराउंडिंग कंट्रीज है उनके दरमियान उसकी कंट्रोवर्सी है। चाइना कुछ आइलैंड्स को कहता है कि यार ये हमारे अंडर है। चाइना के साथ सी लगता है ना, जो चाइना के साथ जो सी लगता है वो एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ जापान है, तीसरी तरफ तीसरा मुल्क है, तो उनमें कुछ आइलैंड्स हैं। तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ उन आइलैंड्स को क्लेम करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि जापान और चाइना के बीच में हैं, कुछ फिलिपीन और चाइना के बीच में। तो फिलिपीन कहता है हमारा है, चाइना कहता है हमारा, और वो कहता है हमारा। अमेरिका ने एक दफ़ा उन आइलैंड्स की बात करते हुए कहा कि जी हम इन आइलैंड पे जापान का क्लेम जो है उसको ठीक समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो चाइना ने ये समझा कि शायद अब अमेरिका जो है अपनी फोर्सेस इस पे उतारेगा या जापान को कहेगा कि तुम इससे चाइना से जंग करो इसके ऊपर। तो चाइना ने कहा कि जी ये हमारे जो है ना नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है जो आपने बात की है। तो अमेरिका उस पर जारी रहा, क्योंकि अमेरिकन ने जब अपने तौर पे स्टडी की, जो भी उन्होंने की होगी, तो उन्होंने कहा कि यार ये नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा ना, इसने ये तो बताया नहीं कि ये वाइटल इंटरेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा है। तो दे केप्ट ऑन डूइंग दैट। तो चाइनीज़ ने जब देखा कि हमारी थ्रेट सही तरह इनकी समझ में नहीं आई, वो भी बैठे होंगे, क्योंकि वो लैंग्वेज का भी मसला है ना, चाइनीज़ अपनी लैंग्वेज में वो इंग्लिश की ट्रांसलेशन करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसमें। तो चाइना ने फिर अपनी स्टेटमेंट चेंज की और चाइना ने कहा कि ये हमारा कोर इंटरेस्ट है। उससे अमेरिका ने स्टॉप किया वो काम, यानी अमेरिका को वो थ्रेट गई तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन इंटरनेशनल लेवल पे आई और ये मीडिया शेडी में ये बात होती रही कि चाइना ने अब ये कह दिया कि ये हमारा कोर इंटरेस्ट है, इस पर कोई काम करोगे तो हम अमेरिका पे भी डायरेक्ट अटैक कर देंगे, इसके लिए जापान पे और इस पर तो करेंगे करेंगे। तो इस पर वॉर हो सकती है बिकॉज इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं है, डिस्कशन कोई नहीं है। तो वो आपका कोर इंटरेस्ट या उसको वाइटल इंटरेस्ट आप समझ लें वो होता है। उससे थोड़ा सा लेस होता है जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट कौन से होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट वो है जो वाइटल इंटरेस्ट से थोड़े से कम है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आप उस पर भी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि यार ये चलो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये दे दो, लेकिन उसके ऊपर आप थोड़ा सा मार्जिन लेंगे, टाइम लेंगे, दूसरे को समझाएंगे, करेंगे, जो भी उस पर ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी होगी। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट आ जाते हैं, उसके ऊपर यू कैन टेक मोर लीवरेज
दूसरों को भी लीवरेज दे सकते हैं, उस पर डिस्कशन भी हो सकती है। और आखिर में पेरिफेरल इंटरेस्ट हो जाते हैं जो आपके नेशन के अपने ही होते हैं, दूसरों का शायद उसमें इतना नहीं होता। लेकिन एक कंट्री को अपने तौर पे पता होना चाहिए कि हमारा वाइटल कौन सा है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेरिफेरल इंटरेस्ट कौन सा है। जब आप ये इंटरेस्ट लेवल डिसाइड करेंगे तो आपकी पॉलिसीज बन सकेंगी, तो आपके रिसोर्सेज एलोकेट हो सकेंगे। आपको पता होगा कि ये वाइटल इंटरेस्ट है, सबसे पहले इसके लिए बजट एलोकेट कर दो, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो आखिरी पेरिफेरल इंटरेस्ट है उस पर चलो यार अगले साल देख लेंगे, थोड़े से पैसे रख दो, इसको इंक्रीज कर दो। लेकिन वो आपको उधर मैन पावर, आपको उधर बजट एलोकेशन, आपकी उधर फोकस, उसके ऊपर वो आपके उस हिसाब से ही डिसाइड होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग जो नेशनल लेवल पे होती है, इसको हम देखते हैं जी। वी हैव, ये हमने कर लिया। ये अब एक जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो ये एक्सरसाइज है बेसिकली। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखने में सिंपल लगेगी, थोड़ा सा आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आएगी कि यार ये इसको इधर के रखना है कि उधर रखना है। फॉर इंस्टेंस ये मैंने आपके साथ एक शेयर करूँगा, ये जैसे ये है ना, तो इसके ऊपर यही चीज़ लिखी होगी सारे ना, ये आप लोगों ने ये बना हुआ है, तो उसमें ये 4-5 इसी तरह के खाने बने हुए हैं। करना आपने ये है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है नेशनल इंटरेस्ट और सिवियरिटी ऑब्लिक सिवियरिटी, यानी जितनी वो नेशनल इंटरेस्ट और उसकी कितनी उसकी सिवियरिटी है आपकी नज़र में, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने करना है। तो नेशनल इंटरेस्ट है, दूसरा है वाइटल। अच्छा, नेशनल इंटरेस्ट के यानी चारों कैटेगरीज आगे लिखी हुई हैं। एक वाइटल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पेरिफेरल। इसमें सबसे पहले लिखा है सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो जो आप समझते हैं कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट है ये वाला सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अगर आप ये समझते हैं कि ये वाइटल है तो आपने उसमें क्रॉस लगाना है। अगर आप ये समझते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने उसमें क्रॉस लगाना है, और अगर आप समझते हैं इंपॉर्टेंट है तो फिर पेरिफेरल है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपकी नज़र में ये जो नेशनल इंटरेस्ट है ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये जो है ये भी आपने डिसाइड करने हैं कि कौन कौन से इंटरेस्ट हैं, ये आपने ढूंढने हैं। यहाँ तो 4 मैंने एग्जाम्पल दे दी ना, इसमें 4 एग्जाम्पल इसलिए दे दी कि जो था एक एक मैंने बता दिया। मेरे हिसाब से सोवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इज द वाइटल इंटरेस्ट। सेकेंडली गुड गवर्नेंस, मेरे हिसाब से दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके हिसाब से हो सकता है वो वाइटल हो, आप उसको लिखें जो भी होगा। फिर एक मैंने ढूंढा एनहांस्ड रीजनल कोऑपरेशन, कि रीजनल कोऑपरेशन जो है, रीजन में हमारी कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और हमारा लिंकेजेस ठीक होने चाहिए। मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आखिर में टूरिज्म डेवलपमेंट, दैट इज द पेरिफेरल इंपॉर्टेंस की चीज़ है तो सारे ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है, लेकिन ये मैंने कैटेगराइज किया कि ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। अब आपने एक्सरसाइज क्या करनी है, आपने एक्सरसाइज ये करनी है कि एक तो आपने नेशनल इंटरेस्ट ढूंढने हैं, तो होते कौन कौन से हैं, ये तो 4 मैंने लिख दिए। इससे रिलेटेड आपने निकालने कि जी ये भी एक नेशनल इंटरेस्ट है, ये भी एक, साथ उसको कैटेगराइज करना है कि ये है, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह इस तरह इस तरह। ये आज की एक्सरसाइज आपकी। अच्छा, फिर इस तरह करें कि अब जो जिसने किया ना इनमें से एक ग्रुप लीडर अपना चूज़ करें, जो यहाँ पे आके तो अपने अनाउंस करेगा कि जी ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, और साथ साथ बताएगा कि सर ये वाइटल है, ये हमारे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जस्ट अनाउंस करेगा उसको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे ग्रुप का नाम है अल्फ़ा फाउंडर्स और थैंक यू, ठीक है। और हमारा पहला जो नेशनल इंटरेस्ट है वो है डेमोक्रेसी, और ये हमने चूज़ किया है वाइटल, ठीक है। और पहला है मोर प्रोविंसेस पाकिस्तान के, ये हमने चूज़ किया है इंपॉर्टेंट। रिलीजियस एक्टिविटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्चरल एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट, वाटर ट्रिनिटी वाइटल, LOC इंटरप्शन वाइटल, कश्मीर इशू इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स पेरिफेरल, टूरिज्म इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंसी वाइटल, एनवायरमेंटल इश्यूज वाइटल, एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट, फॉरेन रिलेशंस वाइटल, ठीक है जी। इन्होंने जो डिसाइड किया है ये किया इन्होंने, सबसे पहले इनका है मोर प्रोविंसेस, वो इन्होंने कहा है जी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है ये, ठीक है। यस। इसके बाद उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज वाइटल इंटरेस्ट, रिलीजियस एक्टिविटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्चरल एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट, वाटर, ये क्या है, वाटर ट्रीटी, LOC इंटरप्शन,
वो इन्होंने वाइटल का है जी। कश्मीर इशू वो इम्पोर्टेंट का है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्पोर्ट्स को इन्होंने पेरिफेरल में रखा है। टूरिज्म को इन्होंने इम्पॉर्टेंट रखा है। इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंस होता है, डेंसी कोई वर्ड नहीं है, इंडिपेंडेंस होता है या इंडिपेंडेंस होता है। इंडिपेंडेंस वाइटल, और एनवायरमेंटल इश्यूज भी वाइटल, और हेल्थ केयर को इम्पोर्टेंट रखा है, और फॉरेन रिलेशंस को वाइटल रखा है, राइट। चलें अब आप बैठ जाए। नेक्स्ट ग्रुप आए जी, जौन से भी आना है। नहीं, ये मेरे पास रहने देना जी, अब तुम्हारा। हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनमें हमने लिखा है नेशनल सिक्योरिटी, इसको हमने वाइटल रखा है। प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, इसको हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखा है। स्पोर्ट्स है, उसको पेरिफेरल पे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रमोशन ऑफ नेशनल कल्चर है, इम्पॉर्टेंट। और एनर्जी सिक्योरिटी है, इम्पॉर्टेंट। ट्रेड है हमारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और प्रोटेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, बैठे बैठे। इसमें उन्होंने कहा जी नेशनल सिक्योरिटी जो है ना, दैट इज़ द वाइटल इंटरेस्ट, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स का एक नाम है, क्या इसे कहते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो है उसकी एक टर्म है उसकी, ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। आइंदा से यूज़ करना तो ह्यूमन सिक्योरिटी। तो उन्होंने कहा जी नेशनल सिक्योरिटी वाइटल है, ह्यूमन सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्पोर्ट्स को इन्होंने फिर पेरिफेरी में रख दिया। इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और प्रमोशन ऑफ नेशनल कल्चर, ओके, नेशनल कल्चर को इन्होंने इम्पॉर्टेंट, एंड एनर्जी सिक्योरिटी को इन्होंने इम्पॉर्टेंट में, और ट्रेड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एजुकेशन एंड R&D मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिप्लोमेटिक रिलेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट, First of all, water, Indus water territory, it is vital. China relation, most important. Kashmir issue, vital. Balochistan conflict, most important. Terrorism, most important. Sindh infrastructure, important. Afghanistan relation, most important. Iran relation, most important. Education, vital. Climate change, vital. West relations, most important. Palestine issue, most important. Economy, vital. Defense, vital. Political stability, most important. Governance, important. Islamic identity, vital. Mineral resources, most important. Energy resources, most important. Technology and science, most important. Relations with the Middle East, most important. OIC, important. South Punjab provisional status, it is peripheral. Sovereignty, it is vital. Population growth, it is important. Bureaucracy role, it is most important. Military civil relations, it is most important. Nuclear program, it is vital. Democracy, it is most important. Pakistan-India relations, it is most important. Election transparency, it is also most important. Industrial revolution, it is vital. And last, एग्रीकल्चर इन्हांसमेंट, इट इज़ आल्सो वाइटल। ओके, हाँ, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट ग्रुप। टेरिटरी इंटेग्रिटी लिखा है, वो वाइटल। न्यूक्लियर डिटेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस्लामिक आइडियोलॉजी, वाइटल। इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट, इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाटर सिक्योरिटी, वाइटल। मिलिट्री डिफेंस, वाइटल। नेशनल स्पोर्ट्स, पेरिफेरल। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पेरिफेरल। Education, most important. Foreign policy, most important. Technology, most important. Climate security, important. Socio-economic system, important. Women empowerment, important. Human rights, most important. Minorities, most important. ठीक हो गया। नेक्स्ट ग्रुप। I'm Mosma and my group members are Malaika, Muniba and Mosma. So defense is vital. Economic stability, most important. Religion, vital. Protection, most important. Culture, most important. Justice, important. Education, most important. Citizen rights are important. National security, vital. Peace, important. Development, most important. Technology, important. National sports, peripheral. Election, most important.
environmental campaigns are peripheral, and minority rights are important. Okay. Next. पहला जो इंटरेस्ट है हमारा वो सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ है और ये हमने रखा है वाइटल में। और दूसरा है मसला कश्मीर, वो हमने रखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट में। इस्लाम का नफाज वो हमने रखा है वाइटल में। सियासत का फ़रोग़ वो हमने रखा है पेरिफेरल में। जदीद और मेयारी तालीम में खुशहाली हमने रखा है इम्पोर्टेंट में। बैनुल-अक़वामी रवाबत ये भी हमने रखा है इम्पोर्टेंट में। तजारत का फ़रोग़ इम्पोर्टेंट। सूबाई ताल्लुकात में बेहतरी ये हमने रखा है पेरिफेरल में। दहशतगर्दी का खात्मा ये हमने रखा है वाइटल में। और खेलों का फ़रोग़ ये हमने रखा है पेरिफेरल में। ठीक। नेक्स्ट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने रखा है वाइटल में, नेशनल सिक्योरिटी वाइटल, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट, डिफेंस पॉलिसी मोस्ट इम्पोर्टेंट, फॉरेन रिलेशनशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोटेक्टिंग सिटीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रमोटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स इम्पोर्टेंट, मेंटेनिंग सॉवरेनिटी वाइटल, पॉपुलेशन प्लानिंग वाइटल, नेचुरल रिसोर्सेज वाइटल, स्पोर्ट्स हमने इम्पोर्टेंट रखा। ऑलराइट। अच्छा, एक तो इसमें ये है, सबसे पहली चीज़ जो आपको अंडरस्टैंडिंग आपने क्लियर करनी है वो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं ना वो कोई 5, 6, 8, 10 नहीं होते, ठीक है, वो बहुत सारे होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कि जी पाकिस्तान के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट होने तो वो बहुत सारे होंगे, वो 2-3 नहीं हो सकते, 3-4 नहीं हो सकते, ठीक है। ये जो आपको दिया था मैंने 2 पेज, ये था कि कम से कम ये 2 पेज आप ज़रूर फिल करें, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो डजेंट मैटर। दूसरी, एक तो आपने ये समझना है कि वाइटल इंटरेस्ट भी बहुत सारे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं और पेरिफेरल भी बहुत सारे हैं, तो उनमें से आपने चूज़ करने हैं। वो मैं आपको घर के लिए काम दूंगा तो आपने ये दोबारा बना के लाने हैं सब ने। ये आपको एक्सरसाइज करवाई है बेसिकली कि आपको आइडिया हो जाए कि ये एक्सरसाइज क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें कि वाइटल इंटरेस्ट जो हैं वो कौन से हैं जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कई लोगों ने लिखा है कि जी नेशनल सिक्योरिटी जो है ना वो वाइटल इंटरेस्ट है, लेकिन कश्मीर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कश्मीर जो है ना इसके ऊपर पाकिस्तान की ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन कश्मीर। हम तो लड़ाई हमारी इंडिया से कश्मीर के ऊपर है, 3 जंगें हमने कर ली हुई हैं अब तक। इंडिया कहता है कश्मीर, हम कहते हैं कश्मीर की बात ही नहीं हो सकती, बैठना तो करो और ये करो। तो कश्मीर जो है ना दैट इज़ वाइटल इंटरेस्ट है, कश्मीर हमारा टेरिटोरियल इंटरेस्ट है। कश्मीर के बगैर तो पाकिस्तान बनता ही नहीं है, तो आप उसको काटेंगे तो पाकिस्तान नक्शा चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो वाइटल इंटरेस्ट है, वो टेरिटोरियल इंटरेस्ट है हमारा। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान जो है उसका भी हमारा वाइटल इंटरेस्ट है, इंडिया उसको क्लेम करता है। इंडिया कहता है कि जी ये उसका हिस्सा है और आधा चाइना का है, आधा इंडिया का है, वो क्लेम करते हैं उसको। तो वो जो टेरिटोरियल इंटरेस्ट किसी का होता है ना वो वाइटल आता है, नंबर 1। अच्छा, ये जो है ना जैसे जिन्होंने लिखा है मोर प्रोविंसेस, अब ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता, ये आपकी पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। इसको नेशनल इंटरेस्ट में डालना जो है ना वो गलत चीज़ है कि एक और प्रोविंसेस बना दें और ये मेरा नेशनल इंटरेस्ट बन जाएगा। कि और प्रोविंसेस जो तो ख़त्म ही नहीं होगा, प्रोविंसेस बनते जाएंगे तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसी है, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है ना, वो आप करते रहे। इंटरेस्ट जो है वो पॉलिसीज़ नहीं होते आपके, इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए यू मेक पॉलिसीज़, ठीक है। तो इसमें आपकी कोई गवर्नेंस हो सकता है, गवर्नेंस कैन बी द नेशनल इंटरेस्ट, और गवर्नेंस को आप देख लें कि उसको आप कहाँ पे रेट करना चाहते हैं। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कितने लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमारा वाइटल इंटरेस्ट है? कितने लोग ये समझते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग ये समझते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है? ओके। कितने लोग ये समझते हैं कि वो इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है? और कितने समझते हैं कि वो पेरिफेरल इंटरेस्ट है? अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो आपका कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूर आपको बनाना पड़ेगा। उसकी रीज़न उसकी ये है कि किसी भी स्टेट की जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी। किसी भी स्टेट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जंग नहीं हो सकता कि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वॉर लड़नी, मैंने बम मारना है, ठीक है, कैन नॉट बी। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी स्टेट का हमेशा ये होता है खुशहाली, लोगों को
लोगों के पास पैसे हों, लोगों के पास लाइफ एंजॉय करने के लिए रिसोर्सेज हों, ये स्टेट का मकसद है। स्टेटें कोई जंग करने के लिए थोड़ा बनी थी शुरू में, वो तो उसकी खुशहाली को गेन करने का एक तरीका या प्रोटेक्ट करने का तरीका है कि दूसरा हमला कर देता है तो आप उसको बचाते हैं, या आप हमला कर देते हैं, मारते हैं उसको, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी जो है ना, नेशनल सिक्योरिटी हर बंदा समझता है कि हमारा ये वाइटल इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, लेकिन इकोनॉमिक सिक्योरिटी और चीज़ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चीज़ है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अगर आप देखेंगे तो वो आपका वाइटल इंटरेस्ट ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ये जो नेशनल सिक्योरिटी को हम वाइटल फ़ौरन कर देते हैं कि यार कोई हमला करेगा तो बचाना है हमने, वो भी आपका वाइटल इंटरेस्ट हो सकता है कि ना हो, लेकिन इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है ना, यानी हमारी इकोनॉमी को अगर कहीं से चैलेंज आ रहा है तो उसको हमने ज़रूर वाइटल में ही रखना चाहिए, ठीक है। टर्म्स जो है ना वो आपने सही तरह डिसाइड करनी है। डिफेंस, किसी ने लिख दिया डिफेंस, तो डिफेंस को आप कुछ और उसको प्रॉपरली डिफाइन करें, एक वर्ड बनाएं, टर्म्स निकालें, वो नेशनल इंटरेस्ट की जो टर्म्स है ना वो निकालें उसमें से कि डिफेंस को मैं किस तरह लिखूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो कहना चाह रही हूं वो क्या है, वो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी की बात आप करना चाह रहे हैं, तो उसको वो टर्म को निकालेंगे, यार नेशनल सिक्योरिटी इज़ दिस, उसमें आपका डिफेंस भी आ जाएगा, उसमें आपकी मिलिट्री भी आ जाएगी, सारी आ जाएंगी उसमें, ठीक है। तो उसको उन टर्म्स को आप निकालें। मतलब किसी ने लिख दिया जस्टिस, तो वो आप जस्टिस को थोड़ा सा डिफाइन कर दें, सोशल जस्टिस कर लें उसको, कोई उसको थोड़ा सा वो इस तरह। कल्चर है तो कल्चरल, कोई कल्चरल कोई आइडेंटिटी या इस तरह करके कोई उसकी टर्म्स निकालें, उसको इन कॉमन वर्ड्स मत लिखें, प्रॉपर पता लगना चाहिए कि आपने एफर्ट किया उसमें, राइट। इलेक्शंस, इसी किसी ने लिखा हो इलेक्शंस, इलेक्शंस को लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो इलेक्शंस जो हैं वो अब इलेक्शन नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता, इलेक्शन इज़ पार्ट ऑफ, इलेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन मैं अगर किसी मुल्क में इलेक्शन ही ना हो तो फिर कई मुल्कों में इलेक्शन ही नहीं होते, तो इलेक्शन तो डेमोक्रेसी आएगी तो इलेक्शन होगा ना। पहले तो डेमोक्रेसी लिखते हैं आप, तो उसमें इलेक्शन सारा कवर हो जाता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उसका आप डिफाइन करें कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कहाँ पे आप रखते हैं, ठीक है ना। ये जो पीटीआई इफेक्टेड लोग हैं ना, ये इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन और फिर इलेक्शन, एक बंदे ने बीच में लिखा था इलेक्शन में क्या, उसमें ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस तो ये वो ट्रांसपेरेंसी करके इमरान खान को लाना चाहते हैं बेसिकली। तो वो ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन वो उसको डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में आप लिखते हैं ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ताकि आपको उन टर्म्स का इंट्रोडक्शन हो आपके साथ कि मैंने ये बात कहनी है तो कैसे कहनी है। आप कहें जी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वो रख दें, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इन्होंने सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी दोनों लिखी हुई हैं इकट्ठी, बिकॉज दिस इज़ दी वन एंड द सेम थिंग, और इसको उन्होंने वाइटल रखा है। साथ ही इन्होंने न्यूक्लियर डेटरेंस जो है ना उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है, वाइटल नहीं रखा। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। इसका मतलब है कि मैं वो समझता हूँ कि न्यूक्लियर भी हमारा वाइटल ही है, लेकिन न्यूक्लियर के बगैर चल सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस्लामिक आइडियोलॉजी को वाइटल रखा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों ने लिखा हुआ है इस्लामिक एक्टिविटीज़, पता नहीं उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट, और उसके बगैर नहीं काम चलना, ठीक है। इस्लाम जहाँ पे आना है वहाँ पे आपकी नंबर 1 है, क्योंकि वो हमारा कंट्री इस्लामिक है, हम सारे इस्लामिक हैं। तो उसको हम प्रैक्टिस करें ना करें, इंटरेस्ट आपको करना पड़ेगा डिफाइन उसमें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है, लेकिन अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात होगी तो वाइटल रखना चाहिए, ठीक है। बट इवन देन डिबेटेबल है कि आप कह सकते हैं कि नहीं यार हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं चाहते, हम हो जाएगा कोई बात नहीं, पहले ही हम ये फैसला कर लें। इसी तरह इन्होंने वाटर सिक्योरिटी को भी वाइटल रखा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। फिर मिलिट्री डिफेंस को इन्होंने वाइटल रखा है, मिलिट्री को आप सिक्योरिटी में डाल लें, ठीक है। बट दिस इज़ कंपैरेटिवली बेटर थॉट आउट प्लान जो इन्होंने दिया, ठीक है। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो क्लाइमेट सिक्योरिटी को इम्पॉर्टेंट रखा है। क्लाइमेट इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, ठीक है। जो क्लाइमेट को समझता है उसको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट जो है ना वो वाइटल भी हो सकती है आजकल। तो ह्यूमन राइट्स को वेरी इंपॉर्टेंट रखा है, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये बेहतर, सबसे बेहतर जो था ना मेरे ख्याल में जो अनाउंस किया अभी तक, इनका सबसे बेहतर था। लेकिन ये सब लोगों ने अपना अपना इंडिविजुअली बनाना है, ठीक है। और उसमें 2 4 6 नहीं है, मैं पूरा हफ्ते बाद ही मुलाकात होनी ना इनसे मेरी, तो पूरे हफ्ते में आपने बनाने हैं ये 2 3 4 पेजेस कर ले, 6 पेजेस कर ले,
कम से कम हर किस्म के आपने वाइटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेरिफेरल, कम से कम 5 जरूर मुझे चाहिए हर एक पे। आपने निकालने हैं कि वाइटल 5 कौन से हैं, वाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वाइटल इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वाइटल पेरिफेरल कौन से हैं। सोच समझ के लिखे, मुझे पता चलना चाहिए कि किसने कितना इस पे सोचा है, ठीक है ना। जो आपकी वो कैटेगराइजेशन होगी ना, उससे पता चल जाएगा हमें कि ये जिसने ये वाइटल निकालने हैं, ये ऐसे लिखने नहीं है, बैठ के सोचें, अलहदा लिखें, फिर उनको देखें कि ये किस किस्म के इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को कैसे मैंने लिखना है। इंटरेस्ट शुड लुक लाइक एन इंटरेस्ट, ठीक है। स्टेट का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट आपने डिसाइड करना है। तो ये आपका काम है नेक्स्ट के लिए, ठीक है। उसके ऊपर फिर मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा किसने अटेम्प्ट किया हुआ है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना। एक तो फॉरेन पॉलिसी सारी चीज़ें नहीं कवर करती। फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब है? फॉरेन पॉलिसी कवर्स योर रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज। उसमें इंटरनल का तो मैटर ही कोई नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी आपकी ये डिसाइड होती है कि अमेरिका के साथ रिलेशन कैसा होना है, इंडिया के साथ हमने कैसे चलना है, पाकिस्तान ट्रेड हमने किन किन कंट्रीज़ के साथ करनी है, किन के साथ हमने कौन सी। तो फॉरेन पॉलिसी आपके फॉरेन रिलेशंस को कवर अप करती है। ये जो पर्पस और इंटरेस्ट है ना, ये और चीज़ है। फॉरेन पॉलिसी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। जो आप नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। मेरा नेशनल इंटरेस्ट हो कि मैंने पाकिस्तान को 20th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मैंने गेन करनी है पाकिस्तान, या G20 का हमने मेंबर बनना है। G20 पता ना आपको, जो दुनिया में बड़ी 20 इकोनॉमीज़ हैं वो G20 हैं। पाकिस्तान वांट्स टू बी द मेंबर ऑफ दैट बिग ग्रुप। पाकिस्तान की वैसे इकोनॉमी इस वक्त किस लेवल पे है? जो प्रो PTI वाले जो है ना, वो जवाब दो मुझे, ताकि पता लगे। दुनिया में तकरीबन 250 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी किस नंबर पे आती है? हम इस बुरे हालात में भी 25वीं या 26वीं बड़ी इकोनॉमी हैं, और पिछले 2 साल में मेरा ख्याल उसमें 2-1 की पीछे आ गए हम, 23वीं 24वीं पे आ गए। तो हमसे सिर्फ दुनिया में 22 मुल्क 23 मुल्क हैं जो हमसे ज़्यादा अमीर हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ा कंट्री है, इट्स अ बिग इकोनॉमी, बिग कंट्री। इसको इस तरह डीवैल्यू मत करें। तो अगर हम G20 का हिस्सा बन जाएं तो दुनिया में 20 इकोनॉमीज़ हैं जो दुनिया का सारा कुछ डिसाइड करती है। पाकिस्तान और थोड़ा सा तरक्की कर ले, थोड़े से 2 गेयर और लगा ले, तो वी विल बी अमंग द G20।